हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के यानी कि 29 मार्च 2019 से करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन बनकर आएगा, उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले लास्ट डे क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से यानी कि किस लॉन्च व्हीकल से 29 उपग्रहों को लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में इसरो ने दोस्तों PSLV C45 से, किससे, PSLV कर लीजिए इसे, PSLV C45 से लॉन्च किया 29 उपग्रहों को। ठीक है। नेक्स्ट था, भारत ने सितंबर 2015 में किस देश के साथ चिनूक हेलीकॉप्टर्स के लिए समझौता किया था। तो अमेरिका के साथ किया था। ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा अभी। चलिए हम लोग देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में युविका नामक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में युविका नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है दोस्तों इसरो ने। ये युविका कार्यक्रम क्या है? युविका का मतलब होता है दोस्तों युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो ने लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया है स्कूली बच्चों के लिए। अब इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा दोस्तों, जो स्कूली बच्चे होते हैं उनको स्पेस से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाएंगी, नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, स्पेस साइंस हो गया, एप्लीकेशंस हो गए, उन पर बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए स्कूली बच्चों को इसरो ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है। युविका, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। क्लियर है। अब आया है इसरो। इसरो के बारे में मैं आपको लगभग रोज़ ही बता देता हूँ, फिर से रिवाइज करो। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को। अध्यक्ष कौन है? के सिवान। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यानी कि भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने। तो ये बने हैं वेस्लिन मैटिक। कौन? वेस्लिन मैटिक को बनाया गया है भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच। काफ़ी एक्सपीरियंस ये कोच हैं दोस्तों। इससे पहले ये ईरान के कोच थे। ईरान के कोच जब ये थे तो ईरान को पहली बार 2010 में ये विश्व चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कराए थे। क्वालिफाई करने में मदद किए थे ईरान को, और ईरान उस विश्व चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। ठीक है। तो इसके साथ ही 2009 में ये ईरान को FIBA के एशिया चैम्पियनशिप को भी जिताया था इन्होंने ही, इनकी कोचिंग के दौरान। ठीक है। ईरान की टीम जीती थी। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कोच हैं। अब ये होंगे इंडिया के बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच। ठीक है। अभी मैंने कल शाम को आपको एक वीडियो दी थी जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट गेम होते हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें बास्केटबॉल भी आया था। तो बास्केटबॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 5 खिलाड़ियों की टीम होती है। ठीक है। तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल टीम में। ठीक है। बास्केटबॉल खेल में 5-5 खिलाड़ियों की टीम होती है। तो आप लोग वो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा स्पेशल करंट अफेयर की वीडियो की, उसमें जाकर वो वीडियो देख लो। उसमें बहुत सारे गेम हैं ऐसे जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि कितने खिलाड़ी होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अफ्रीकी संघ ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो अभी हाल ही में अफ्रीकी संघ ने इंडिया के साथ, यानी कि इंडिया और अफ्रीकी संघ के बीच में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट फील्ड में या सेक्टर में कह लें तो सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है। इंडिया और अफ्रीका के बीच में। अब इस समझौते के तहत क्या क्या किया गया है? मेडिकल सर्विसेज के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के ऊपर, मेडिसिन्स के ऊपर और मेडिसिन्स बिजनेस के ऊपर, यानी कि दवा व्यापार के ऊपर। ठीक है। तो इन क्षेत्रों में, इन फील्ड्स में दोस्तों सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए इन दोनों में किया गया है समझौता। ठीक है। अब अफ्रीका आया है तो हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लिंक करते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में मैंने उस दिन आपको कई चीज़ें बताई थी। एक तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे कहते हैं, और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं केवल एकमात्र ऐसे महाद्वीप में से होकर के गुजरती हैं। ठीक है। दूसरा चीज़, अफ्रीका महाद्वीप को ही अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तीसरी बात ये
कि अभी हाल ही में इसी महाद्वीप में दोस्तों 3 देशों में आया हुआ था इडाई नाम का चक्रवात। क्या? इडाई नाम का एक चक्रवात आया हुआ था जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश प्रभावित हुए थे। कौन कौन से देश थे वो? मोजाम्बिक, मलावी और जिम्बाब्वे। अच्छा, मोजाम्बिक से याद आया, अभी मोजाम्बिक में जब मोजाम्बिक प्रभावित हुआ था तो वहाँ की हेल्प करने के लिए इंडियन नेवी को बुलाया गया था। ठीक है, भारतीय जल सेना को, भारतीय नौसेना को बुलाया गया था। तो भारतीय नौसेना गई हुई थी मोजाम्बिक की मदद करने के लिए। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रेंच ओपन ने किसके साथ डिजिटल इनोवेशन के लिए गठबंधन किया? तो अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन ने दोस्तों गठबंधन किया है इन्फोसिस के साथ। इन्फोसिस इंडिया की कंपनी है, आईटी कंपनी है, तो इसके साथ फ्रेंच ओपन ने एक गठबंधन किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फ्रेंच ओपन को दोस्तों जनरली इसका असली नाम है रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम। क्या नाम है? रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम। तो रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम यानी कि फ्रेंच ओपन के साथ इन्फोसिस ने अभी हाल ही में एक समझौता किया है। और किसके लिए किया है? नेक्स्ट जनरेशन की डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, डिजिटल इनोवेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन की। तो अब ये समझौता किया है दोस्तों फ्रेंच ओपन ने अगले 3 वर्षों के लिए। तो अगले 3 सालों तक इन्फोसिस के साथ ये समझौता किया है। ठीक है, अब आया है फ्रेंच ओपन। तो आइए अब फ्रेंच ओपन के बारे में जानते हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम होता है, टेनिस का ये टूर्नामेंट होता है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम होता है। ग्रैंड स्लैम दोस्तों इसके अंदर 4 टूर्नामेंट आते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, चौथा होता है यूएस ओपन या अमेरिकी ओपन। ठीक है, तो ये चारों सीरियल से होते हैं और इन सीरियल से ही आपको याद भी रखने हैं। पहले 3 महीने में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, अगले 3 महीने में होता है फ्रेंच ओपन। तो पहला 3 महीना तो बीत गया, अब होना है फ्रेंच ओपन। ठीक है, अप्रैल लगने वाला है चौथा महीने से, तो फ्रेंच ओपन अब होगा। फिर इसके अगले 3 महीने में होगा विंबलडन, फिर होगा लास्ट में यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हो गया है, अब फ्रेंच ओपन होना है। तो फ्रेंच ओपन के लिए इन्फोसिस के साथ एक गठबंधन किया है डिजिटल इनोवेशन के लिए। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेनिस का ये टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम। क्लियर है? चलिए अब इन्फोसिस के जल्दी से आप लोग सीईओ का नाम भी याद कर लीजिए। इसके सीईओ हैं करंट टाइम पर सलील पारेख। कौन है? सलील पारेख हैं इसके इन्फोसिस के सीईओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बीओबी ने यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए कृषि सेवा कंपनी से समझौता किया? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोस्तों बड़ौदा किसान को, किसे? बड़ौदा किसान को डेवलप करने के लिए कृषि सेवा कंपनियों के साथ, यानी कि जो कंपनियां कृषि सेवा प्रदान करती हैं, एग्रीकल्चर सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनके साथ समझौता किया है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अब हम लोग जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। कब हुई थी? 1908 को। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। कहाँ पर? वडोदरा गुजरात में है इसका हेडक्वार्टर। इसके चेयरमैन अभी अंतरिम बनाए गए थे हसमुख आधिया जी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो और इसके चेयरमैन तो हो गए। सीईओ कौन है? सीईओ है दोस्तों PS जयकुमार। कौन है? PS जयकुमार हैं इसके करंट टाइम पर सीईओ। चेयरमैन अलग हैं, सीईओ अलग हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको नियुक्तियों पर एक वीडियो दी है जिसमें मैंने जनवरी 2019 से लेकर के मार्च 2019 तक की सारी नियुक्तियों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको भी वो वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, स्पेशल करंट अफेयर की वीडियो की प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने बहुत से ऐसे ट्रेंडिंग मुद्दों पर और आप लोग के कमेंट के आधार पर वीडियो बनाई हुई हैं। तो उस वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग को वो वीडियो मिल जाएंगी उसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में असिता जी का निधन हो गया। वह थी एक, तो अभी हाल ही में असिता जी का निधन हो गया है। वो एक लेखिका थी, राइटर थी और इसके साथ ही वो कवि भी थी। ठीक है, इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही थी असिता। ये मलयालम लेखक थी, ठीक है, और कवि भी थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ है और ये 63 ईयर की हो चुकी थी, यानी कि 63 ईयर की ये हो चुकी थी। ठीक है, और ये दोस्तों काफ़ी सारे अवार्ड्स भी पा चुकी हैं। तो एक नज़र डालें अगर इनके अवार्ड्स पर, तो 2000 में इनको थाट गाथा अवार्ड मिला था। इसके साथ ही ललिताम्बिका के लिए इनको मिला था अंतर्जन्म पुरस्कार, अंतर्जन्म अवार्ड। ठीक है, 2010 में मिला था, जो कि
मलयालम लेखक थी, मलयालम अवार्ड भी होगा। ओके, तो फिलहाल आपसे यही पूछा जाएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लेखिका थी, राइटर थी, या फिर सिंगर थी, या कुछ और दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लेखिका थी और कवि थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने? तो अभी हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ बन गए हैं दोस्तों केनिची आयुकावा। कौन? केनिची आयुकावा बन गए हैं। ये तीसरे वर्ष इनको बनाया गया है। एमडी और सीईओ मारुति सुजुकी इंडिया ने इनको तीसरे वर्ष चुना है। ठीक है, इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं केनिची आयुकावा। 2013 में दोस्तों ये शामिल हुए थे मारुति सुजुकी इंडिया के साथ, मारुति सुजुकी कंपनी के साथ। और उस टाइम ये मारुति सुजुकी जो इंडिया कंपनी थी काफ़ी मुसीबतों के साथ जूझ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हेल्प प्रोवाइड की उसको उबारने में। तो मारुति सुजुकी इंडिया के इन्हें एमडी और सीईओ बना दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विमानन केंद्र का ताज पहनाया गया? तो अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा दोस्तों वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की घोषणा की गई है, जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विमानन केंद्र यानी कि दुनिया का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है चांगी एयरपोर्ट को। इसे शीर्ष काट लीजिए, काट दीजिए, कट कर दीजिए। चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर का एयरपोर्ट है, उसे सर्वश्रेष्ठ विमानन केंद्र यानी कि बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है और लगातार 7वीं बार ये चुना गया है। ठीक है, 7वीं बार ये अवार्ड जीता है। स्काई ट्रैक्स द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो IGI है यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली का, उसे 59वीं रैंक मिली है। कौन सी? 59वीं रैंक मिली है। 59वें स्थान पर उसे रखा गया है इंडिया के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को। स्काई ट्रैक्स द्वारा दोस्तों ये वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की घोषणा की गई है। स्काई ट्रैक्स क्या है? स्काई ट्रैक दोस्तों यूके में स्थित एक फर्म है। ठीक है, एक कंसल्टेंसी फर्म है जो कि एयरलाइन और एयरपोर्ट की समीक्षा के लिए, उसकी एनालिसिस के लिए रिपोर्ट जारी करता है, रैंकिंग जारी करता है। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक बताया था एक और रिपोर्ट के बारे में जो कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने जारी की था, ACI ने जारी किया था। इसमें इन्होंने हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हिल्स को चुना था बेस्ट एयरपोर्ट। ठीक है, दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट चुना था हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटिक। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन था? बीजिंग कैपिटल। तीसरे पर था दुबई इंटरनेशनल। तो ये तीनों जो था वो ACI द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, ये यातायात रैंकिंग के मामले में था, रैंक हासिल की गई थी। लेकिन जो ये अवार्ड है ये स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है। ठीक है, इसे स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को याद रखिएगा। क्लियर है? वैसे ज़्यादा आपसे ACI ही पूछा जाएगा, ज़्यादातर चांसेस आपके हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाने के। ठीक है, तो फिलहाल स्काई ट्रैक्स ने चांगी एयरपोर्ट को, जो कि सिंगापुर का एयरपोर्ट है, इसे चुना है बेस्ट एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन दोस्तों 29 और 30 मार्च को यानी कि आज और कल 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ये आयोजित होगा दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, 29 और 30 मार्च को यानी कि आज और कल। इसमें 12 समझौते किए जाएंगे जो कि निवेश से संबंधित होंगे, इन्वेस्टमेंट से संबंधित होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नेपाल की स्थिति उतना अच्छी नहीं है पिछले कुछ सालों में, तो लगातार अब उसमें सुधार किया जा रहा है। तो नेपाल को और ज़्यादा फेवरेबल इन्वेस्टर मिल जाए, जिससे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सके, वहाँ की आर्थिक स्थिति बढ़ाई जा सके। इसी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री ने, जो कि हैं KP शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, उन्होंने उद्घाटन किया है नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2019 का। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। क्लियर है इतना? बिल्कुल। अब हम लोग जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल मैप में देख लीजिए, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, यहाँ की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, यहाँ की राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, PM है यहाँ के KP शर्मा ओली। एशिया कॉन्टिनेंट में ये भी पड़ता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मलेरिया के लिए AI प्रणाली विकसित की? तो अभी हाल ही में दोस्तों मलेरिया और मलेरिया जैसे कुछ और भी खतरनाक बीमारियां जैसे कि क्षय रोग, परजीवी, गर्भाशय ग्रीवा, इन सभी के कैंसर का पता लगाने के लिए IIT दिल्ली ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने AI प्रणाली विकसित की है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम प्रणाली विकसित की है, डेवलप की है। ठीक है, इसके लिए AI हार्डवेयर सिस्टम डेवलप किया है। AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हार्डवेयर सिस्टम डेवलप किया है IIT दिल्ली ने। तो इससे मलेरिया, क्षय रोग हो गया, परजीवी गर्भाशय ग्रीवा हो गया, इनके कैंसर का पता लगाया जा सकेगा इजली, आसानी होगी। तो सबसे ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है ग्रामीण इलाकों के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल सेवाएं इतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। ठीक है, तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी कि आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, माउंट मकालू शिखर की ऊंचाई कितनी है? अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था माउंट मकालू के बारे में, भारतीय सेना गई है वहाँ पे। ठीक है, अभियान शुरू की है, तो आपको बताना है माउंट मकालू शिखर की ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में एक सक्रिय सैटेलाइट को मार गिराया है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताता हूँ आप लोग ध्यान से सुना करो। उसी ध्यान से सुनने के लिए ही मैं आपका ये टेस्ट लेता हूँ, 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, उसी में से बीच में से कोई पॉइंट लेकर। ठीक है, तो आप लोग पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखा करो। जो भी मैं बताऊँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगे उसको आप लोग एक नोट्स बना लो, उस नोट्स में नोट डाउन भी कर सकते हो, उससे आपका फ़ायदा होगा। देखिए, अगर आप लोग लिख के पढ़ाई करोगे तो जल्दी चीज़ें नहीं भूलेंगी। नोट्स बनाना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन लाइफ में। ठीक है, तो जब तक आप लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हो, नोट्स बनाने से मत कतराया करो। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं उन लोगों के नाम जिन लोगों ने कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किया था। तो उनके नाम है स्वर्ण वर्षा, रितिका राजपूत, रमा शंकर पटेल, सुजीत कुमार, रितु कुमारी, अमरजीत, एहसान अली, मंटू कुमार, अर्जुन सिंह, अनामिका परिहार, नेहा सिन्हा, संगीता रावत, तन्नीराम गुनावत, विनीता अग्रहरी, चंदन राजपूत। तो इन सभी लोगों ने, इन 15 लोगों ने सबसे तेज़ आंसर किया था डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो और कोशिश किया करो जल्द से जल्द वीडियो को देखने की सुबह में। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ऐसी ही वीडियोस हमेशा देखने के लिए, रोजाना देखने के लिए PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.